नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूं कि आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए है कि आप मेरे पीछे देखिए कि ये पूरा जो खेत है ये पूरा जैविक से बना हुआ है, और जिन्होंने जैविक खेती की शुरुआत मालवा प्रांत में की है उनको आपसे मिलवाने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ आनंद सिंह ठाकुर जी की, जो भारतीय संघ के मालवा प्रांत के प्रमुख हैं, जैविक प्रमुख हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हमारे हेल्थ पे जैविक जो अनाज होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, वो हमारे हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डालती हैं और किस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है। यहाँ पे 17 एकड़ की ज़मीन पर वो खेती करते हैं और लोगों तक जैविक जो खेती होती है, जो सब्जियाँ होती है, जो फल होते हैं, वो पहुँचाते हैं, जिससे कि लोगों की हेल्थ जो जिस तरीके से आज के समय में हेल्थ लोगों की ख़राब हो रही है उससे वो लोगों को बचाते हैं। तो चलिए हम उनसे ही आपको मिलवाते हैं और उनसे ही बात करते हैं कि आखिरकार वो खेती यहाँ पर किस तरीके से करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने बहुत सारी खेती कर रखी है, बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी है, फल लगा रखी है, तो कौन कौन से फल और सब्जियाँ यहाँ पर लगाते हैं आप? देखिए, हमारे फार्म पे मैं पिछले 20-25 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ जी। और अभी यहाँ पर जो मेरा जैविक खेती कर रहा हूँ, इसके साथ साथ दूसरा जो पैटर्न है जैविक खेती का, किसान जो है आज की तारीख में खेत से जो है पेड़ हटा रहा है, लेकिन मैं हर खेत की मेड़ पर फलदार पेड़ लगा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि भाई जितने भी सीज़न के फल हैं वो हम भी खा सकते हैं और अपने जो उपभोक्ता हैं उनको भी हर सीज़न का फल उनका जो है टेस्ट हम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की प्लानिंग मैंने की है कि तीनों सीज़न की सब्जियां, दालें, अनाज, मसाले, कुछ चीज़ जो हम पैदा कर सकते हैं और फल फ्रूट, ये सारी व्यवस्थाएं मैंने अपने 17 एकड़ के फार्म पे की हुई है। आप जो यहाँ पर उत्पाद करते हैं, फल हो गई, सब्जियाँ हो गई, जो जो यहाँ पर होता है उगाते हैं आप, वो कहाँ कहाँ आप सेल करते हैं? देखिए, एक तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एक जैविक सेतु नाम का मार्केट है जी, जिसमें फर्स्ट फार्मर में था और मेरे जैविक खेती करने के साथ ही वो जैविक सेतु प्रारंभ हुआ और उसको भी जो है चलते चलते आज 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 11 वर्ष की एनिवर्सरी उसकी हमने अभी पिछले महीने मनाई है। और इसके अलावा अपने जितने भी उत्पाद है, जैसे मेजर जो उत्पाद है, आलू हुआ, चुकंदर हुआ, गाजर हुआ या फिर प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ऐसे उत्पाद हैदराबाद तक भी मैं भेज रहा हूँ। हैदराबाद के अलावा जो है आपका खरगोन हुआ, लोकल में बुरहानपुर हुआ, फिर आपका इधर भोपाल हुआ, उदयपुर हुआ, जयपुर हुआ, आपका हरदा हुआ, ऐसे अन्य जगहों पर मेरे सारे जैविक उत्पाद जो है बिक रहे हैं। जी। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो फार्म पूरा बना के तैयार किया गया, ये जहाँ पे खेती हो रही है, 17 एकड़ की जो ज़मीन है वहाँ पे खेती पूरी की जा रही है, तो क्या क्या उगाया जा रहा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। इसके टोटल लागत कितनी लगती है आप जो लगाते हैं ये गाजर वगैरह? इसमें ये जो गाजर है इसका सीड अपन नहीं बना सकते हैं। अच्छा। सीड तो इसका खरीदना ही पड़ता है और ये सीड पड़ता है लगभग 28 से 30 हज़ार रुपये किलो और एक बीघे में 700 से 800 ग्राम बीज लगता है। अच्छा जी। तो ये मतलब खरीदना ही पड़ता है गाजर वाला? ये ऑरेंज वाला तो खरीदना ही पड़ता है। ओके। तो इसमें सिर्फ गाजर ही है और इधर क्या है? ये तो गाजर ही है, बाकी तो जो उसमें जैसे वो बथुआ भी उगा हुआ है। हाँ। तो इसकी तो निंदाई होगी अभी। अच्छा, निकाले जाएंगे मतलब? हाँ, ये दूसरे चीज़ें जो खरपतवार है ना जितने भी सारे निकाल दिए जाएंगे। उसके बाजू में फिर आपका ये सरसों हो गया, सरसों की भाजी। तो इसमें जो आप खाद वगैरह डालते हैं वो कहाँ से लाते हैं आप? खाद अपने जैसे गाय का खाद है, केचुआ खाद भी अपन बनाते हैं और साथ ही जब पानी छोड़ते हैं हाँ। तो उसमें एक जीवामृत खाद बनाया जाता है। ताजे गोबर, गोमूत्र, उसमें गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है और दाल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। तो उसको जो है ठंड के समय में 6 से 8 दिन में बना के रखते हैं और उसको पानी के साथ बहा दिया जाता है। अच्छा।
चलिए और आगे देखते हैं। ये पालक है। वो सरसों हो गया, हाँ ये धनिया हो गया, हाँ। ये पालक है। ये भी सारे ऑर्गेनिक ही हैं। इसको देखो आप, थोड़ा सा टेस्ट करो इसको ऐसे ही। अभी जो हम लेके आते वो पालक खाते और इसमें बहुत अलग टेस्ट है। जब तो मतलब हाँ। बोल रहा हूँ ना आपसे कि टेस्ट सर्टिफिकेशन टेस्ट ही है उसका। बिल्कुल। ये क्या लगा हुआ है? ये अपन जो देसी प्याज जो लगाते हैं ना, हाँ। उसकी नर्सरी है ये। अच्छा। ये अभी इतने बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे, फिर यहाँ से इसको निकालेंगे और फिर इसकी चुपाई होगी। अच्छा, तो ये बहुत पतले पतले से नहीं है? नहीं, अभी तो ये और बड़े होंगे ना। अभी अच्छा। तो जस्ट डला हुआ है, ये 15-20 दिन का ही हुआ है। ओके। इसकी हाइट हो जाएगी लगभग 1 फीट के समथिंग, आधे से पौन फीट 1 फीट। फिर दूसरी जगह लगाया जाएगा। ट्रांसप्लांट होगा, दूसरी जगह चुपाई होगी, वो उस पर डिस्टेंस पे होगा थोड़ा, इतनी दूरी पे। तो ये जो आप लोग खाद उद बनाते हो, इसकी क्या प्रोसेस रहती है? एक तो खाद में बहुत सारी प्रोसेस है। खाद में एक तो आप जैसे जो देसी खाद है अपना, तो उसको बिस्तरा खाद जिसको बोलते हैं, तो उसमें कचरे की, गोबर की, गौमूत्र का छिड़काव करके उसको बेड पद्धति से उसका खाद तैयार किया जाता है। दूसरा, उसी खाद को जो है उसमें केचुए छोड़ के केचुआ खाद भी तैयार हो सकता है। कितना समय लगता है इस पूरी प्रोसेस में? ये जो प्रोसेस है अपनी बेड पद्धति वाली, उसमें लगभग आपको 90 दिन लगते हैं, 3 महीना। और यदि अपन केचुआ बना छोड़ते हैं तो केचुए का खाद तो आप मतलब पर डे निकाल सकते हैं। अगर अच्छा। केचुए की क्वांटिटी अच्छी है तो पर डे आप खाद की जो क्वांटिटी है उसमें आप पर डे खाद निकाल सकते हैं। अच्छा, तो केचुओं को आप लोग क्या खिलाते हैं, क्या प्रोसेस केचुए का रहती है काम ही इनका? वही खाना ही है उसका। अच्छा। उसको अलग से कुछ देना ही नहीं है अपने को। अच्छा जी, ठीक है, चलिए और आगे चलते देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। जैसे अगर लेना हो वो संतरे लगे हुए हैं, आप ये भी पूरा ऑर्गेनिक ही है? सब नहीं लागत लगती है आपको इसको पूरा नहीं, खेती देखिए, इसका करने इसका का? तो अपन ने कोई पर्टिकुलर ये एक ही प्रकार की फसल नहीं कर रहे हैं अपन। हाँ। मल्टीपर्पज अपने पास फसलें हैं। हाँ। और अनेक प्रकार के फलदार पेड़ हैं। तो उसका मेजरमेंट तो अपन ने किया नहीं कि अच्छा। प्रत्येक फसल का कितना आता है। हाँ। लेकिन ये है कि जो किसान की एक मिथ्या होती है कि भाई पेड़ होने से छाँव होती है, हाँ। छाँव में फसल नहीं होती है, तो वो उसको अपन ने उस पैटर्न को चुनौती के रूप में लिया है। और मैंने, आप देख रहे हैं कि हर खेत की मेड़ पे हर 20 फीट पे एक फलदार पेड़ लगाया हुआ है। हाँ, इसके नीचे क्या लगा हुआ है? ये टमाटर लगा हुआ है। वो इसके बाजू में आगे उधर मिर्च है, जो छोटे पौधे दिख रहे हैं ना आपको, हाँ हाँ। वो मिर्च है। उसके बाद टमाटर है, टमाटर के बाजू में वो कुछ पौधे गोभी के हैं, फिर बैंगन है। उधर गोभी और लगाने वाला हूँ, इधर ये खेत खाली है। इसको होने में कितना समय लगेगा पूरा? इसको लगभग टमाटर लगने में अभी 1.5 महीना लग जाएगा। तो इसकी सिंचाई वगैरह कैसे करते हैं आप? सिंचाई इसकी तो अभी हम फ्लड इरिगेशन से कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो गाजर में है, हाँ। तो गाजर में हमने ये फव्वारे लगा रखे हैं। अच्छा। स्प्रिंकलर। ओके। ये जो आप जैसे मार्केट में आजकल जो चाइनीज आइटमों में लगती है स्प्रिंग ऑनियन, हाँ। हरी प्याज, हाँ हाँ। वो लगा रखी है। ये आपकी मटर है। एक बहुत पहले यहाँ पे अपने महर्षि गौतम करके जो शेफ थे, वो पूरा सेटअप लेके आए थे आज से मतलब करीब 7-8 साल पहले। तो उन्होंने पूरा 3 दिन तक यहीं उनकी पूरी टीम ने शूट किया था। जी खाना खजाना जो चलता था ना, उसमें उन्होंने आधे घंटे का प्रोग्राम पूरा अपने ही शूट किया था 3 दिन तक। ये बहुत ही टेस्टी है। आ जाओ और आगे चलते देखते हैं। ये मूली है? ये मूली।
तो यहाँ पे सिंचाई का क्या साधन रहता है? इसमें भी फ्लड चल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये आपका इसी में चुकंदर, ये दोनों मिक्स हैं? हाँ, ये इसमें मिक्स कर दिया था मैंने। अच्छा, अब ये देखो मूली, आप इसको कितनी ऊपर आ गई है ये। और इसके अलावा मैंने जो है ना फूल की रिक्वायरमेंट के लिए सारे जगह ये गुलाब के जो देसी गुलाब अपना ओरिजिनल अच्छा वाला, वो भी लगा रखे हैं। गाजर ही है। अच्छा, पर ये जल्दी डाला हुआ है, फिर उस वाले खेत में लेट डाला है, उस वाले खेत में लेट डाला है। अच्छा, क्योंकि ये गाजर क्या है, ये कोल्ड में रख सकते हैं अपन, ऑरेंज कलर की। ये ऑरेंज वाली ये गाजर है। और जो अपनी लाल गाजर आती है, हाँ। उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो कोल्ड में नहीं रख सकते उसको। पूरे परिवार के हम 4-5 लोग लगे रहते हैं, और जैसे अभी क्या इनकी आवश्यकता लेबरों की कम है, तो अभी 4-5 आ रहे हैं, और जब भी ज़्यादा होती है आवश्यकता 10-12 लोग बुला लेते हैं। अच्छा, मतलब सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है। हाँ, मतलब काम जैसे बढ़ता होगा बुलाते होंगे आप। काम जैसे ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा मजदूर बुलाना पड़ते हैं। और ऑर्गेनिक खेती में सबसे मेजर समस्या ये मजदूरों की है, और उनका लागत जो फसल की बढ़ती है वो इसी कारण बढ़ती है कि वो हाथ से जब वीडिसाइड अपन निकालते हैं तो लेबर खर्च ज़्यादा होता है। अच्छा, ये गाजर को उगने में कितना समय टोटल लग जाता है? गाजर की फसल पूरी लगाने से लेकर निकालने तक इसको पूरा 3.5 से 4 महीना लगता है। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपकी ये जो ऑर्गेनिक खेती आप करते हैं, यहाँ पे हल्दी लगा रखा है आपने, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं इसमें? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन उससे अपना जितना हम संभव हो सके उतना समस्याओं को उससे लड़ते भी हैं और उससे निजात भी पाते हैं। जैसे कुछ चीज़ें आजकल क्या, जैसे मौसम परिवर्तन की जो बात आती है, तो कुछ समय तो ऐसा होता है कि जब अब गेहूँ की फसल खड़ी है और अचानक बारिश आ जाती है, तो उसमें फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो गेहूँ अपन बोलते हैं ना, गेहूँ का दाना खराब हो गया, इसकी शाइनिंग खराब हो गई। लेकिन अब इतने बड़े खेत में यदि गेहूँ लगा है और अचानक बारिश आती है, तो फिर हमारे बस में भी कुछ नहीं रहता है। ये हल्दी है आपकी। सरकार ये कहती है कि किसानों के लिए वो हमेशा खड़ी रहती, कई योजनाएं भी हैं, तो क्या इसका लाभ भी आप लोगों को मिल पाता है? नहीं, सरकार अपने हिसाब से अपने प्रयास कर रही है। हाँ। लेकिन मतलब मेरा मानना है कि प्रयास, जैसे बोलते हैं ना, ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है, तो ताली अपने को दोनों हाथ से बजेगी। सरकार अपने प्रयास कर रही है और किसान को अपने प्रयास करना पड़ेंगे। यदि मैं सरकार के भरोसे बैठता, तो ये जो मेरे 20-25 सालों की ऑर्गेनिक खेती का जो एक मैंने जो निर्माण किया है इसका, कि भाई इतने सालों से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो हालांकि मैं नहीं कर पाता अगर सरकार के भरोसे ही रहता तो। लेकिन दूसरा पक्ष अपन ये माने तो भाई जितना सरकार का रोल है उतना किसान का भी रोल है। किसान को भी आगे आके, अब किसान क्या करता है, एकल फसल पद्धति को अपनाने लग गया है। वो किसान के लिए दुखदाई है। अब आप यहाँ पे इस ऑर्गेनिक फील्ड पे देख रहे हैं कि मैंने अनेक प्रकार की फसलों को लगाया हुआ है। हाँ। हमारे जो पूर्वज थे वो इसी प्रकार की खेती करते थे, वो अनेक प्रकार की चीज़ें लगाते थे। फिर उस समय तो क्या होता था कि वस्तु विनिमय होता था, आदान प्रदान हो जाता। भाई आपके पास गेहूं है, मेरे पास चना है, तो किसी को चना दे देते, गेहूं ले लेते थे। तो वो जो एक परंपरा थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, और एकल फसल पद्धति के कारण ही आज कहीं प्याज को फेंकना पड़ रहा है, कहीं टमाटर फेंकना पड़ रहा है। ये सारी समस्याएँ उसी कारण से पैदा हो रही, एकल फसल पद्धति के कारण। ये अपना ये गेहूँ, यहाँ पे गेहूँ लगा हुआ है जी, इस खेत में, उस खेत में और वो उस खेत में, ये 3 जगह गेहूँ है। अच्छा, वो वहाँ तक है अपना मतलब? जी, वहाँ तक है। और सामने जो सफेद सफेद दिख रहा है ना आपको, हाँ, वो ग्रीन मैन्योर जो बोलते हैं, ढेंचा। हाँ। और सन, पुराने लोग सन की हरी खाद का इसमें मिश्रण करते थे। अच्छा। और उस खेत में फिर वो गेहूँ लगाते थे पुराने समय में। और उसमें एक आध सिंचाई कर पाते थे, क्योंकि उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी। तो ये सन लगा के उसको मिट्टी में पलट देते थे, और इसकी ग्रीन मैन्योर खाद इतनी लगती थी कि एक आध पानी देने से ही 8-10 क्विंटल गेहूँ पक जाता था।
अच्छा। तो मैंने वो सीड के लिए तैयार किया है। और एक खेत में उधर लगाया था, तो उसमें मैंने मेन्योर के रूप में उसको आलू की फसल में यूज़ करने के लिए लगाया हुआ है। कुछ मात्रा में ले आते हैं, फिर उसका डेवलपमेंट करके अपने घर का बीज तैयार कर लेते हैं। मतलब हाइब्रिड है ये? नहीं, हाइब्रिड नहीं है, ये तो देसी गेहूँ ही है। मतलब जो गेहूँ अनुसंधान जो बनाता है, जैसे ये HI 1650 वेराइटी है, तो ये खाने के लिए बेस्ट है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा लाते हैं हम, मतलब बीज पे पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं। अच्छा। हर चीज़ों में ही करते हैं, जैसे हल्दी का बीज अपना हो गया, अब जैसे आलू का सीड अपने को बदलना है, तो थोड़े से बेग उसके लाते हैं, फिर अपने खेत में उसको मल्टीप्लाई करके अगले साल के लिए फिर बीज तैयार कर लेते हैं। अच्छा। तो वो हर चीज़ों में यही प्रक्रिया लगभग अपनाते हैं। और ये जो गेहूँ मैंने लगाया है, ये गेहूँ सारा मेरा बोग्ड है। अच्छा। मतलब मुझे किसी को ये नहीं बोलने जाना है कि आपको गेहूँ लेना है, पहले से ही सीजन पे पूरा बुक है। हाँ। केवल उनका कॉल आएगा, भैया गेहूँ तैयार हो गया, हमारा गेहूँ भिजवा दो। अच्छा जी। यहाँ आंवले का भी पेड़ लगा हुआ है ना? हाँ, इस पे आंवले इस बार नहीं आए, वो वहाँ जो आगे मैं बता रहा हूँ ना उस पे अच्छा अच्छा। है। ये हालांकि देखो अब इसमें मोर आना चालू हो गए। ये आम में ये लाल लाल जो दिख रहा है ना, हाँ हाँ, ये आम आना चालू हो गए। आई हाँ। वो जो सामने दिख रहा है ग्रीन, हाँ। ये अपनी तुअर है, लाल तुअर जिसको बोलते हैं ना। अच्छा। तुअर दाल। ये देखो यहाँ भी एक नींबू, इधर देखो नींबू का पेड़। ये कटहल का पेड़ है। हाँ, कटहल नहीं लगा ना अभी इसमें? नहीं, अब लगेगा अभी। अच्छा, इसका सीजन क्या होता है? इसका गर्मी का ही देता है मेन। अच्छा। ये जो पेड़ है, ये महुए के पेड़ है। महुए, धनिया। ये धनिया है। करो टेस्ट इसको, आपको बाजार वाले में इसमें अब अंतर मालूम पड़ जाएगा आपको। बड़े लोग इसीलिए बोलते थे खुद की खेती करो, ऑर्गेनिक करो। इसका टेस्ट पूरा ही अलग है। ये इतना एरिया क्या गायों के लिए छोड़ रखा है। अच्छा। चरने के लिए बारिश में। हाँ। ये क्या है? ये चंदन का पेड़। अपने सारे पेड़ मतलब कि यहाँ पे लगा रखे हैं? सारे पेड़ मिलेंगे। ये वापस कटहल है। ये इमली के पेड़ लगा रखे हमारे पिताजी ने। अच्छा। मतलब पूरी बाउंड्री पे उन्होंने ऐसे 50 पेड़ खड़े कर दिए इमली के। लाल वाली मसूर है ना ये? लाल तुअर। लाल तुअर। कुछ जैसे अपन अभी कुछ फलियों में अपन निकालेंगे ना, तो एक आध दाने में कुछ इल्ली वगैरह का उसका रहता है। मतलब 4 दाने हैं तो एक आध दाना उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो इल्लियों के लिए, इसमें जो इल्लियाँ लगती हैं उसके लिए क्या करते हैं आप? हम हमारे प्रयास करते हैं इल्लियों के लिए स्पेशल एक अलग से बनता है। आपका हरी तीखी वाली मिर्च, फिर आपका प्याज और लहसुन, इन तीनों को 1-1 किलो की क्वांटिटी में लेते हैं, उनका पेस्ट बनाते हैं। और उस पेस्ट के बाद में उसको 5 लीटर पानी में उसको कपड़े से छान लेते हैं। और फिर प्रति पंप 500 ml उस अर्क को जो है स्प्रे करते हैं। तो उससे इल्लियों का मतलब नियंत्रण हो जाता है। अच्छा। केमिकल है ही नहीं ना उसमें। हरी मिर्च, प्याज और लहसुन, इन तीनों की चटनी बना के उसका अर्क निकाला जाता है। रासायनिक खेती में तो केमिकल यूज़ होता है, और इतना खतरनाक केमिकल यूज़ होता है कि अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो सारे में कीटनाशक के लिए वही आप यूज करते हैं? स्पेशल इल्लियों के लिए मैंने जो बताया अभी, ये स्पेशल इल्लियों के लिए है। बाकी जैसे रस चूसक कीड़े हैं या दूसरे थ्रिप्स वगैरह हैं, तो उनके लिए 5 पत्ती जो काढ़ा है वो उसमें नीम, करंज, सीताफल, आंकड़ा और बेशरम, ये 5 प्रकार की पत्तियां लगभग मेजर रूप से सभी किसानों के यहाँ उपलब्ध हो जाती है, मिल भी जाती है। तो उसको आधा पानी और आधा गोमूत्र में गला के फिर उसका उबाला जाता है और आधा उसको बचा के फिर उसको छान के रख लेते हैं। कितने दिन का प्रोसेस रहता है ये सब? उसको यदि आपको तुरंत स्प्रे करना हो तो फिर उसको उबालना पड़ता है, और यदि आप 2-3 माह पहले से यदि उसको मतलब गोमूत्र और पानी में गला देते हैं पत्तियों को काट के, तो फिर उसको उबालने की आवश्यकता नहीं होती है, पर उसको 2-3 महीने पहले से तैयार करना पड़ता है। अच्छा। तो वो आपका 5 प्रकार की पत्तियों का अर्क जो है वो भी कीटनाशक का काम करता है। साथ में गोमूत्र है। फिर गोमूत्र को भी आप यूज करते हैं इसके लिए? गोमूत्र दोनों प्रकार से यूज में आता है। यदि पुराना गोमूत्र है तो वो कीटनाशक का काम करता है, और ताज़ा गोमूत्र है वो टॉनिक का काम करता है। जैसे अपन बोलते हैं ना फसलों में हरापन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम टॉनिक के लिए एक पंप में आधा लीटर ताज़ा छाछ और आधा लीटर गोमूत्र दोनों का पानी में डाल के और स्प्रे करते हैं। तो जो अपनी फसलों का जो हरापन अपन बोलते हैं ना, हमको यूरिया ही डालना है। हाँ। तो यूरिया का विकल्प यही है, आपको ताज़ी छाछ आधा लीटर और आधा लीटर ताज़ा गोमूत्र दोनों 20 लीटर पानी में मिक्स करके आपको फसलों पे स्प्रे करना है। तो इससे और क्या क्या बेनिफिट होता है? जैसा कि अभी बताया आपने, हरा रहता है, पौधे हरे रहते हैं। इसमें उसके बेनिफिट ये है कि एक तो अपन बोलते हैं भाई हमारी फसल अच्छी हरी दिखेगी। हाँ। हरी दिखने के साथ साथ वो स्वस्थ भी रहेगी, उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे, क्योंकि गोमूत्र एक ऐसा कंटेंट है जिसमें जो हल्की सी स्मेल आती है उसके कारण इस पे जो कीट वगैरह जो है नहीं लगते हैं। अच्छा। तो हमारी दोनों प्रकार से उस रक्षा होती है, कीटों से भी रक्षा हो जाती है। कम लागत में मतलब हम अपनी फसल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इधर इमली का पेड़ लगा हुआ है। हाँ, ये इमली है। यहीं तक है ना अपना खेत? नहीं, हाँ बस ये लास्ट नाला आ गया। मनाली। मनाली? हाँ। अच्छा नाम है यार। मनाली क्यों? इसको शुरू से बचपन से इसका नाम ही मनाली है। मनाली क्यों? मतलब आपने क्या सोचा मनाली रखने के लिए इसका नाम? ये एक गौशाला से लाया था। अच्छा। तो नाम उन्होंने ही रखा था, बोले इसका नाम हमने मनाली रखा है। हाँ। अब इसका चेंज ही नहीं करेंगे, अपन मनाली ही नाम रखेंगे। मम्मी नहीं मारे वारेगी। हाँ क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं। अच्छा, ये लाड है ना। पहला लॉकडाउन जो 2020 में लगा था ना। हाँ 20 में लगा था। हाँ 2020 में इसका जन्म हुआ। हाँ। तो मैंने डॉक्टरों को ये क्या, तो मतलब उसके माँ के पेट में उल्टा हो गया था। अच्छा। तो ये निकल नहीं पा रहा था। अब गाय जो है जोर लगा रही थी, ये फंस गया उल्टा। तो मैंने 2-3-4 डॉक्टरों को फ़ोन लगाया। तो डॉक्टर साहब बोले भैया कोरोना चल रहा है, बोले हम तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बोले हम तो आएंगे ही नहीं बोले। फिर उसके लिए फिर मैंने अपने दोस्तों से जब बात करी, बोले यार एक कंपेल में कोई अपना ही किसान बंदा है, बोले वो उसको जो है घुमा के निकाल देगा। फिर हम जो है फटाफट उसके पास गए, उसको लेके आए। फिर उसने जो है इसको घुमाया, उसके माँ के पेट में हाथ डाल के और निकाल दिया इसको। अच्छा, इसीलिए इसका नाम लॉकडाउन है? इसीलिए उसका लॉकडाउन ही नाम रखा जब से मैंने। इंटरेस्टिंग है। लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा ना, उसी दिन का जन्म है इसका। बहुत सही। क्या लॉकडाउन? आइए। अब देखो ये उसमें भी चंदन मारी लगा रही है, वो देखो सामने। अब मतलब हम इतनी मेहनत से इनको, मतलब हमारा क्या, हमको तो बिगड़ता ही नहीं, हम तो अभी आज काट लें इसको, लेकिन भाई प्रकृति के लिए तो वो भी जरूरी है ना। लेकिन चोरों को लगता है कि भाई ये तो अपना माल है। चंदन बहुत हाई रिस्की है मैडम, वो काटने वाले काट लेते हैं, नहीं तो इस पे है ना सांप लगते रहता है। नहीं वो अलग आ चंदन। हाँ वो जो वीरप्पन जो लाता था ना, वो मलियागिरी चंदन बोलते हैं। ये जो तना है ना, हाँ। फिर इसके ऊपर से रेशा निकलता है। अच्छा। तो रेशे को फिर गूंथ के फिर रस्सी बनाते हैं। पुराने समय में जितनी भी खाटें बनती थी या बेलों की रस्सियाँ बनती थी, तो किसान, मतलब पहले का किसान इतना समझदार था कि उसको बाजार से रस्सी भी नहीं लाना, इस सन की बुआई करता था। तो ये मतलब खाद के रूप में भी काम हो जाता था, और इससे जो है गला के
और इसका ऊपर का रेशा निकाल के इससे रस्सियाँ बन जाती थी। जैसे गाय बैलों को रस्सी लगाना, मोरा लगाना या अन्य कार्यों के लिए रस्सी चाहिए, तो सारा रस्सी इससे बन जाता था। अच्छा, तो इसकी खाद बनती है? नहीं, ये तो बीज है। बीज का क्या होता है? ये बीज वापस डालने के लिए चाहिए ना अपने को। मतलब इसका और कुछ यूज नहीं होता है? नहीं, बीज का कोई यूज नहीं, बीज तो केवल उगाने के लिए है। अच्छा, अगले साल अपने को ये 150 रुपये किलो लाने की आवश्यकता नहीं है अपने को। ओके। ये रखूंगी। और इतना जल्दी जर्मिनेशन होता है इसका। हाँ। मतलब उगने में इतना फास्ट है ये। अच्छा, कितना टाइम लगता है उगने में? ये इसका पुराने लोग कहते हैं कि 24 घंटे में जर्मिनेट होके उग जाता है, ये अंकुरन छोड़ देता छोटा अच्छा। सा। एक पुरानी कहावत है, पुराने जो दादा नाना जो है ना, वो बताते थे कि एक किसान जल्दी, पुराने समय में जल्दी उठते थे 2-3 बजे रात को। तो वो उठ के गया, उसने सुबह मॉर्निंग में मतलब 4-5 बजे खेत में इसको सन बीज को डाल दिया, जुताई कर दी। और उसकी पत्नी जब शाम को खाना लेके पहुंची तो बोले ये जो है उगने लग गया। शाम के समय गई वो। हाँ। तो उगने लग गया। तो उस पति ने जो है उसकी वाइफ को मारा, मतलब मारा कि तू इतना लेट क्यों आई खाना। बोले सन का जो है बीज उग गया, तब तक तेरे से खाना ही नहीं बन के ले आई तू घर। अच्छा। घर से। तो इसको हत्यारा भी बोलते हैं। ओके। पुरानी कहावत है। अब ये अपने को एक्चुअल पता तो है ही नहीं, लेकिन पुराने लोगों का कहना है कि सन को, इसका नाम एक हत्यारा भी है कि इसने वो पत्नी को मार दिलवाई, तो बोले फिर वो मर गई। अच्छा। इतना मारा उसने, बोले इतना लेट खाना लेके आई, बोले मेरा सन उग गया। इसके फूल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं भैया, देखो। तो इसके बहुत शानदार है पीले। ये तो क्या अब खत्म हो गए फूल। हाँ। पहले फूल ही आते हैं, फिर बीज आता है। ये बहुत प्यारा लग रहा है इसका फूल। यहाँ पे है एक, वो सामने 2-3 लगे वहाँ वहाँ। पौधे। आवाज आ रही है इसमें से? नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ जो बच्चों को खिलौने नहीं थे ना पुराने जमाने में, तो इसका ऐसा बंडल बना के, गुच्छा बना के, ऐसे झंझन झंझन आवाज आती है ना। हाँ। तो बच्चों को भी समझाते थे इससे। वाह यार, ये लो पकड़ो, रख लो। आइए, ये सारे रखे होने चाहिए, ठीक है, घूमना नहीं चाहिए। कितना प्यारा लग रहा है। प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो मैं सच बता रही हूँ, मतलब मुझे छोड़ दिया जाए पूरे दिन घूमती रहूं। ये देखो बाउंड्री पे ये बांस भी लगा रखा हमने। अच्छा। ये पूरे बाउंड्री पे ऐसे बांस भी लगा रखे हैं। तो बांस का क्या यूज करते हैं आप? भाई बांस देखो, अब जैसे बेल चलाना है। हाँ। लकड़ी का काम है। अपने जैसे हम बेलों को चलाते हैं। हाँ। तो उसमें एक पीछे लकड़ी चाहिए बेलों को चलाने के लिए। उसको गांव की भाषा में पिराना बोलते हैं। मतलब पतला होता है, उसमें ऊपर की साइड में एक नुकीली आर रहती है, सुई टाइप की, और नीचे उसमें एक लोहे का वो पंजा लगा रहता है, ताकि उससे जो हल वक्खर में जो भी मिट्टी लगती है उसको निकाला जाता है। तो उसके इस्तेमाल में काम आता है। फिर यदि आपको जैसे मंडप बनते हैं, शादियाँ होती है, तो हरे बांस का उपयोग होता है। तो अब जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग गांव में शादियाँ होती है, अब उनके पास बांस है नहीं, तो फिर वो यहाँ लेने आते हैं। अच्छा। जैसे कोई अपने को और कहीं ऐसा काम है, जैसे अभी हमने वहाँ पे गौशाला बनाई थी, तो गौशाला में इसका उपयोग आ जाता है बांसों का। आपको कितना समय हो गया मतलब ये काम करते हुए, जैविक खेती करते हुए? मैं सन 2000 से मैंने स्टार्ट किया था, और 2003 के बाद फिर मैंने केमिकल यूज़ नहीं किया। अच्छा, मतलब खेती पहले जो आपने स्टार्ट किया था, केमिकल वाले जो खाद होते हैं वो यूज किया था? पिताजी जो है केमिकल खेती करते थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि केमिकल खेती करने से उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था, अस्थमा हो गया था। अच्छा। कि मात्र 29 किलो वजन बचा था। तो जब हमने ये निर्णय लिया कि भाई अपने को ऑर्गेनिक खेती करना है, तो उसी समय से मैंने 2003 के बाद केमिकल का यूज़ नहीं किया। अच्छा जी।
तो जब हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम तो आती है, लोग सपोर्ट नहीं करते या फिर मजाक उड़ाते हैं। तो आपके साथ कैसा था कि लोगों ने सपोर्ट किया था आपका? नहीं, लोगों की बात तो आप छोड़ दीजिए। हाँ पहले जो 2-3 वर्ष हैं, हाँ। हमारे घर के लोगों का ही सपोर्ट मुझे नहीं मिला। अच्छा। बोले ये तो पूरी खेती खराब कर देगा, हम्म क्या उपज आएगी। और वास्तव में जब उस समय मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था कि भाई जैविक खेती कैसे स्टार्ट की जाती है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट क्या है, अपन उतना दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखा तो मुझे भी शुरुआत में लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि अपन गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ। तो 2-3 साल मुझे काफ़ी परेशानियों झेलनी पड़ी, लेकिन फिर मैं पीछे नहीं हटा, लगातार इसी ओर बढ़ता रहा कि कुछ भी हो, भले ही कम उत्पादन आए शुरू में, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो ऐसा कैसे दिमाग में आया आपका? क्योंकि आपने कोई पढ़ाई वगैरह की है क्या इससे रिलेटेड, जैविक खेती से रिलेटेड? नहीं, इससे रिलेटेड पढ़ाई मैंने नहीं की है, लेकिन भारतीय किसान संघ एक किसानों का संगठन है। हाँ। तो उसमें 3 प्रकार के काम चलते हैं और पूरा देशव्यापी संगठन है। उसमें 3 मुख्य कार्य है: संगठन करना, आंदोलन करना कोई समस्या हो तो, प्लस किसान समृद्ध कैसे बने उसके लिए रचनात्मक कार्य करना। अच्छा। रचनात्मक जैसे वृक्षारोपण करना, जल संवर्धन करना, जैविक खेती करना, गोपालन करना, ऐसे बहुत सारे उसमें विकल्प हैं। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की 1999 में, एमए में आपने पॉलिटिक्स से किया है आपने? पॉलिटिक्स से मैंने एमए किया है जी। और लेकिन रुचि मेरी थी नहीं पॉलिटिक्स में। हाँ। तो इसलिए मैंने सामाजिक कार्य को ही ज़्यादा महत्व दिया और किसानों का जो संगठन है उससे मैं जुड़ा और वहीं से मैंने इस जैविक खेती के विषय को जो है उठाया और उठाने के बाद में मैंने कंटिन्यू किया, बहुत संघर्ष भी किया। जैविक खेती करते हुए उसको फसल को कैसे उगाना, उगाने से लेकर उसको बेचने तक का सारा मैनेजमेंट मैंने जो है धीरे धीरे चालू किया। अच्छा। ये आपको कहीं पेड़ मिलेगा नहीं, ये पत्ती ऐसे देते थे। हाँ। और देने के बाद फिर पैर छूते थे। अच्छा। तो इसको सोना पत्ती बोलते हैं? सोना पत्ती बोलते हैं, इसका नाम ही सोना पत्ती बोलते थे हम तो, मतलब तो ये बचपन से। किस यूज में आता है? अब ये क्या यूज का तो पता नहीं है, केवल इसका यूज वही सुना है अपन ने बचपन से कि ये सोना पत्ती दशहरे के दिन गिफ्ट देते थे और पेड़ लगते थे। अच्छा। तो इसके फल भी आते हैं या सिर्फ पेड़ ही नहीं है? आता, ये पत्तियां ही रहती है। आइए, ये आम भी आते हैं, ये दशहरी आम है। अच्छा। तो ये छोटे ही रहते हैं इसके पेड़? ये देखो, ये जो है ना अब चालू हो गया है इसका फ्लावरिंग। ये अब इसमें मोर निकलेंगे। हाँ हाँ। मोर के बाद फिर उसके छोटे छोटे केरिया बनेगी। हाँ। और फिर बड़े फल बन जाएंगे। तो पेड़ इतना ही रहेगा? ये मोर निकल रहे हैं इसके। ये दशहरी बना आम वीडियो। है। दशहरी आम। और वो सामने जो एरिया दिख रहा है आपको, लाल भाजी, हाँ। वो लाल भाजी, उसके बाजू में उधर नीचे खंबे के वहाँ अदरक है। ये जो कांटेदार लगे हुए वो क्या है? वो कहाँ पे? ये भाजी के जस्ट बगल में, लाल भाजी के बगल वाला वो अदरक है जो पीला पीला दिख रहा है ना। हाँ। वो अदरक है। अभी क्या इसमें जो अपने को निकालना थी ना, तो सारी निकाल ली है लाल भाजी। वाह यार। अच्छा। अभी तो मतलब एंडिंग की ओर है। एक बार और होगी इसमें? नहीं, अब नहीं होगी, मैंने दूसरी जगह लगा दी है लाल भाजी। तो इसको कितने पानी होने की जरूरत क्या रहती है? ये अदरक की खेती का लगभग 6 महीने की खेती है। अच्छा। ये जैसे अपन यदि गर्मी में अपने पास पानी उपलब्ध हो तो मई में भी लगा सकते हैं, और यदि पानी नहीं है तो फिर जैसे ही पहली बारिश होती है उस समय इसको अपन लगा सकते हैं। अब इसकी जो है, अब अदरक तो ठीक है, अब इसकी पत्तियों को ही आप देखो, खुशबू लो इसकी। तो इसका भी हम चाय बना सकते हैं क्या? चाय में डाल सकते हैं, डलती चाय में। अदरक भी डाल सकते हैं, पत्ती भी डाल सकते हैं, क्योंकि देसी अदरक बहुत शानदार होता है, उसकी पत्तियों में भी खुशबू रहती है।
इतना ही लगाया है आपने या फिर और भी है? ये क्या है कि थोड़ा घर के लिए लगाया था और आने वाले साल में थोड़ा बीज बना लेंगे इसका। अच्छा, उस पर्पज से ही लगाया है इसको। कितना टाइम हो गया इसको लगाए हुए? इसको 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए हैं? हाँ। मतलब ये मतलब पक चुका है ये? लगभग तैयार हो चुका है। ये देखिए अदरक, ऑर्गेनिक अदरक। उसकी भी खुशबू लो आप, थोड़ा इधर साइड से टूटा हुआ ना। जड़ की। हाँ, इसमें भी आएगी, बिल्कुल आएगी, वो तो 100% आएगी। जमीन से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले में लाइन गड़ी हुई है, पाइपलाइन लगी हुई है, केवल फ्लड आता है और फ्लड यहाँ से भी जाता है, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था अपने पास थी तो अपन ने यहाँ व्यवस्था ये कर दी। और वो नीचे जो गाजर वगैरह है वहाँ पे स्प्रिंकलर की व्यवस्था कर दी। अच्छा, ये चीज़ें भैया पहले स्प्रिंकलर नहीं होते थे जी, तो पहले कुछ पेड़ों में ऐसे पानी देना पड़ता था, कैसे देते थे? पेड़ों में नहीं, पौधों में तो फ्लड इरिगेशन ही होता था ना। हाँ, ये जो सिस्टम अभी चल रहा है ना, ये नालियों में पानी आता है। नालियों में पानी आता है। हाँ, ये अपन ने फिर से वो जो वहाँ गायों के लिए लगाया था, हाँ, अब वो बरसीम वो खत्म होगा तो ये चालू हो जाएगा। मतलब हर चीज़ों का रोटेशन चलता रहता है। अच्छा, तो आप चेंज भी करते रहते हैं क्या खेती? जैसे कि यहाँ पे आलू लगाया है आपने तो बिल्कुल ये जरूरी है। हाँ। फसल चक्र अपनाना। अच्छा। मतलब जैसे इस खेत में इस बार आलू आया है, पिछले साल यहाँ पे गेहूं था। अच्छा। अब अगले साल यहाँ पे आलू नहीं आएगा, इसमें अगले साल मैं गाजर लगा दूंगा। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे क्या होता है कि कोई भी फसल जिसको जो कंटेंट चाहिए वो जब हम बार बार उसको लगाएंगे उस फसल को, तो उसको वो कंटेंट मिलेंगे नहीं और फिर वो उत्पादन गिरेगा। तो मेजर समस्या यही आती है कि उसको उतने कंटेंट मिलना चाहिए। फसल चक्र अपनाने से क्या होगा कि कभी गेहूं की फसल आ गई, कभी कंद की फसल आ गई, तो वैसे उसमें रोटेशन भी होता है। और जो गेहूं के जो गांव की भाषा में बोलते हैं खापे, जो आजकल गेहूं में जला देते हैं, तो मैंने उसका भी देखा है कि गेहूं यदि इस खेत में है और उसके हमने वो जो खापे नहीं जलाए और उसके बाद जब नेक्स्ट फसल हम सोयाबीन की लेते हैं, तो यदि जिस खेत में गेहूं की फसल है और खापे नहीं जलाए हैं, तो वहाँ दूसरे खेत की बजाय आपको 50 किलो सोयाबीन ज़्यादा निकलेगा। अच्छा। मतलब जो उसकी डंडियों से जो ऑर्गेनिक कार्बन बनता है वो बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होता है। बेनिफिट ही है उसके। ये आलू को होने में कितना टाइम लगेगा अभी? आलू की फसल को लगभग 2 महीना पानी लगता है। अच्छा। उसके बाद फिर पानी नहीं लगता है और पकने में लगभग 100-105 दिन लगते हैं। मतलब इसको पूरा ये जो इसका पत्ती दिख रही है ना आप, हाँ हाँ, ये पत्ती हम 2 महीना मतलब 60 दिन आखिरी पानी रहेगा इसका, और 60 दिन के बाद फिर पानी नहीं देते हैं। फिर ये ऑटोमेटिक पत्ता धीरे धीरे लूज़ होगा, फिर गिर जाएगा, फिर सूख जाएगा, उसके बाद फिर हल चला के आलू निकलता है इसमें। तो ये भी पूरा ऑर्गेनिक ही है? पूरा ऑर्गेनिक। तो अभी जैसे कि जो रसायन वाले खाद डालते हैं, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है और कैसे समझे लोग कि ये ऑर्गेनिक है? देखिए, इसमें डिफरेंस तो एक ये है कि आप जो केमिकल वाले खेत हैं उनमें पौधों की जो बढ़वार है, केमिकल खाद का बहुत अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है जी। तो इसकी हाइट और उसकी हाइट में आपको अंतर दिखेगा। मतलब जो केमिकल वाला है उसमें उसकी हाइट ज़्यादा दिखेगी। तो इसमें क्या है कि इसमें पौधा की जो बढ़वार है वो एक लिमिटेशन में रहती है। अब अधिकतर क्या होता है, किसान जब रासायनिक खाद ज़्यादा डाल देता है फिर उसकी बढ़वार हो जाती है। जैसे सोयाबीन में मैंने देखा है कि सोयाबीन में जब खाद डालते हैं तो उसकी बढ़वार ज़्यादा हो जाती है। फिर किसान उसमें एक कोई केमिकल आता है
कि उसकी बढ़वार को रोकने के लिए केमिकल स्प्रे करते हैं। अच्छा, रोकने के लिए भी? रोकने के लिए भी केमिकल यूज होता है कि Okay. बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी तो फिर फलियाँ नहीं लगेगी, डिस्टेंस मतलब पेड़ों का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसको फिर स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए भी कोई केमिकल आता है। अच्छा, तो उसको डाल के फिर उसको वहीं रोक दिया जाता है कि भाई इससे ज़्यादा बढ़े नहीं वो। ओके। तो इस प्रकार के केमिकल भी यूज़ होते हैं। मतलब मार्केट में कहा जाए तो नए नए तरीके के लोग बिल्कुल। केमिकल यूज़ करते हैं जिससे पैदावार को और बढ़ाया जा सके। जी, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये जो नीचे लगा हुआ है ये क्या है? ये खजूर जो है ना अपना, ये खजूर का पेड़ है। अपन अच्छा। जो खजूरें खाते हैं ना, हाँ 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 ये इसमें हर साल खजूरें आते हैं। हाँ। तो जो अपन उठा लेते हैं, उसके अलावा जैसे जो चींटियाँ खाती है, पक्षी खाते हैं, तो वो जो बीज हम पड़े रहते हैं, अच्छा। वो उग गए हैं ये। ओके, ये पूरा खजूर का पेड़ है। ये सब खजूर के ही उगे हुए हैं। ये अपना देसी बथुआ है। हाँ, ये देखिए, तो ये आपने लगाया है या खुद से उगे हैं? देसी बथुआ ऑटोमेटिक उगता है। ओके। इसको टेस्ट करो। ये सब्जी सबसे महंगी। हाँ, वर्तमान में इसके रेट इस बार अच्छे हैं। मतलब एक तो ये कि आप जैसे निकाल के खा रहे हैं ना, उसका टेस्ट जो बाजार में जो सब्जियां हैं, डिफरेंट है उससे। डिफरेंट टेस्ट आएगा आपको। सरसों। हाँ, ये था। इसको कितना टाइम हो गया? सेम टाइम पे लगाया था आपने क्या दोनों? नहीं, आगे पीछे ये इसको 2 माह पूरे हो गए। अब इसको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। इसको 60 दिन इसके पानी हो गए हैं। अब केवल ये जो इसकी पत्तियां हैं, इसके जो पेड़ हैं, ये अब आप देख रहे हैं गिर गए हैं। हाँ। ऑटोमेटिक मतलब इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो जीवन चक्र है वो अब मतलब ढलान पे कंप्लीट हो चुका है मोस्टली पूरा। गिरने के बाद धीरे धीरे सूख जाएंगे। अच्छा। और ये इस प्रकार से आपका जो है आलू के तन नीचे जम जाएंगे। इतने में कितना आलू निकल जाएगा पूरे में? ये लगभग मोटा 1 बीघे में हमको 70-80 बैग मिल जाते हैं। अच्छा। 8 किलो वाले। तो इसको मतलब अगर हम इतने आलू खेती की हम बात कर रहे हैं तो कितनी लागत लगती होगी इतने की? बस इसमें जैसे 10 बैग तो बीज लगा। अब वो बीज का जो इस साल का अपन रेट माने तो 750 रुपये पर बैग, 7,500 रुपये का सीड लगा है इसमें। अच्छा। 7,500 का प्लस जो है चुपाई, फिर हकाई, निंदाई, ये सारी चीज़ मिला के लगभग मोटा अब इसमें माने तो 10 से 15,000 रुपये का खर्च है। अच्छा। और अगर ये खेती वाली होती है, केमिकल वाली, तो उसमें क्या रहता है? केमिकल वाले में एक तो ये होगा, जैसे कुछ चीज़ें हमारे लिए प्लस पॉइंट होती है कि इसमें ज़्यादा खरपतवार नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें अपन हल चला देते हैं बैल से, तो जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा एक तो वीडीसाइड वाला खर्च बच गया। फिर दूसरा खर्च ज़्यादा लगता है वो है आपका आलू निकालने वाला। तो निकालने में लेबर लगती है, तो वो तो हालांकि केमिकल वाले में भी लेबर लगती है, इसमें भी लगती है। उस वाले खर्च को तो अपन नहीं माने, लेकिन होता क्या है, ये आलू जब केमिकल होता मंडी में जाता है तो वहाँ पर इसका रेट जो है व्यापारी तय करता है। अच्छा। और हमारा जो आलू है, हम जैसे हैदराबाद वगैरह भेजते हैं तो ये रेट हम बताते हैं सामने वाले। मतलब आप डायरेक्ट सेल करते हैं? डायरेक्ट सेल करते हैं। ओके। तो सबसे प्लस पॉइंट किसान का ये है कि मतलब इसको देख के अपने को खुशी होती है कि जो फसल हम उगा रहे हैं उसके दाम भी हम तय कर रहे हैं। मतलब आप देखते हैं किसान की कोई भी फसल हो, दाम केवल व्यापारी तय करता है। सरकार समर्थन मूल्य तय कर देती है, लेकिन समर्थन मूल्य पे कुछ चीज़ें खरीदी जाती है सरकार के द्वारा,
लेकिन अधिकतम चीज़ें सरकार भी उसको खरीद नहीं पाती है। तो थोड़ा मैं किसानों से भी यही आग्रह करूँगा कि अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा और प्रयास करें। बिल्कुल भाई ऐसी जैविक चीज़ें उगाएं, उसकी मार्केटिंग अपन करें, उसकी ब्रांडिंग अपन करें, उसको बेचने का काम भी अपन ही करें। जैविक खेती को सरकार की तरफ से कितना समर्थन मिल रहा है, आपको क्या लगता है? इस सरकार अपने प्रयास कर रही है। अब समर्थन में जैसे मैं पिछले 20-25 सालों से केमिकल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे अपन खाद की बात कर लें, NPK खाद, यदि मैं 10 सालों से अगर इसमें 17 एकड़ में 17 एकड़ मतलब 25 बीघे हो गई, 25 बीघे में 2 बोरी प्रति बीघा भी अगर मैं डालता हूँ तो मुझे 50 बोरी NPK लगता है। और एक NPK की बोरी की जो लागत है, मतलब उसका जो बाज़ार मूल्य है वो 1850 रुपये। तो 1850 इंटू 50 मतलब इतना खर्च जो है, और उसके ऊपर भी सरकार जो है सीधे कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। तो मेरा आग्रह ये है कि जो सब्सिडी में इतने एरिया में जब रासायनिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जो मेरे नाम पे जो सब्सिडी जा रही है कंपनियों को, वो सब्सिडी सीधे मुझे प्राप्त होना चाहिए, डायरेक्ट आपको मिले, डायरेक्ट हमें मिलना चाहिए। 50 बोरी पे यदि अगर 2000 रुपये भी एक प्रति बोरी सब्सिडी है, तो वो सब्सिडी, मैं तो खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब्सिडी जो भी ऑर्गेनिक किसान करता है, क्योंकि सरकार के पास सारे डाटा है कि भाई इस किसान के नाम से कितनी ज़मीन है, तो आपको उतनी सब्सिडी का पैसा उसके खाते में डाल दो। अलग से आपको कोई अधिकारी नहीं भेजना है जांच पड़ताल के लिए, भाई इसके नाम पे इतनी खेती है, उसका जितना रेशो बनता है उसको उसके खाते में आप डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जो वर्तमान में सरकार केवल खेती की ओर जोर दे रही है, प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी जिला प्रशासन का सहयोग हमें अच्छा मिला है कि उन्होंने मार्केट के लिए हमें जिला पंचायत का जो ग्रामीण हाट बाजार है वहाँ पे जगह उपलब्ध करवाई है, और वो हमको पुश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ आके बैठें, हम इस जगह को जो है आपको देंगे और आप यहाँ मार्केट लगाओ। जब आपने शुरू किया था, जैसे कि आपने 2000 में शुरू किया था, उस टाइम में और अब में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है जैविक खेती को लेकर? देखिए, इसमें दोनों तरफ मुझे एक अच्छी जागरूकता महसूस हो रही है, क्योंकि किसान भी अब केमिकल डाल के परेशान हो गया। वो थक सा हार गया है कि मैं जिस चीज़ के लिए दवाई लाता हूँ वो उस पर खरी नहीं उतर रही है। मतलब जैसे कोई दवाई 2000 रुपये लीटर की है, लेकिन वो उतना रिजल्ट नहीं दे पा रही है, क्योंकि जो नकली खाद या नकली दवाएं हैं उस पर सरकार का मुझे ज़्यादा नियंत्रण नहीं लग रहा है। अभी हमने कहीं सुना था राजस्थान में बहुत सारा खाद जो है नकली पकड़ा, तो इस ओर ध्यान देने की सरकार को आवश्यकता है कि जो नकली खाद दवाइयाँ हैं उन पे भी थोड़ा शिकंजा कसा जाए, ताकि किसान जो है यदि केमिकल यूज़ भी कर रहा है तो उनको अच्छा सा बेनिफिट मिल जाए। लोगों को, जैसे कि आपकी जो खेती पूरी ऑर्गेनिक है, तो लोगों का कैसा रिस्पांस है आपके खेती के लिए जो आप फसल उगा रहे हैं? खेती के लिए लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम जैविक महोत्सव जो आप अभी संडे को समाप्त हुआ, पिछले 4 वर्षों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसान के साथ साथ उपभोक्ता भी तैयार हो। जैसे हम देखते हैं कि हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, भाई कोई भी परिवार में समस्या आती है, बीमार होता है, तो हम सबसे पहले अपना जो डॉक्टर है, अन्य किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते, अपने फैमिली डॉक्टर जो पर्सनल डॉक्टर है उसी को हम दिखाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम फैमिली डॉक्टर के साथ साथ अपना फैमिली फार्मर भी बना लें, ताकि जो जैसे आप यहाँ आएँ तो आपको लगे कि भाई ये चीज़ यहाँ इस फार्म पे लगी हुई है, और एक विश्वास पैदा हो पैदा करने वाले और खाने वाले कस्टमर के लिए। जी। ये और पेड़ जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे नारियल का पेड़ भी है, तो ये कब लगाया था आपने इसको? अभी ये 4 साल पहले अपन ने लगाए थे। हाँ। और मैं काफ़ी सालों से प्रयास कर रहा था कि नारियल के पेड़ लगाएं। अच्छा। लेकिन पिछले 4 साल के पहले मैं हर साल 2, 4, 5 पेड़ लगा रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहे थे किसी कारणवश। लेकिन इस बार मैं उसमें सफलता मुझे मिली है और ये पेड़ अच्छे खासे हो गए हैं, और साल 2 साल में मुझे लगता है कि फल आना चालू हो जाएंगे। अच्छा, मोस्टली ये देखने को मिलता है कि किसी भी खेत में ज़्यादातर के मोर नहीं देखते, लेकिन आपके खेत में जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मोर के बच्चे भी दिख रहे हैं, मोर दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे ये लगता है जी कि जहाँ पर कीटनाशक दवाइयों का उपयोग ज़्यादा होता है,
वहाँ पे ये पशु पक्षी भी उस क्षेत्र में जाने से मुझे लगता है कि डरते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या केमिकल यूज़ नहीं होता है, तो आपको मोर दिखेंगे, फिर जो सफ़ेद बगुले आते हैं। हाँ। जब कुछ भी जैसे पानी चल रहा हो खेतों में या कुछ हकाई जुताई चल रही हो, तो उस समय आप देखेंगे कि बगुले पूरे लगातार उस हकाई के पीछे घूमते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको सबसे अच्छा लगता है केचुआ, क्योंकि केचुए में किसी प्रकार मतलब जैसे अपन क्या बोलते हैं उसको, केमिकल का यूज़ नहीं होता खेत में। केमिकल का यूज़ के अलावा भी केचुआ बगैर हड्डी का जीव होता है। हाँ। तो उसके लिए बहुत ही शानदार मतलब भोजन है बगुलों के लिए, तो वो उसको बहुत पसंद करते हैं। आपने केचुए भी रखे हैं, तो चलिए हम केचुए भी इनके हाँ, देखते केचुए भी हैं। दिखाया और यहाँ पे जैसे कि पानी की व्यवस्थाएं जो हैं, किस तरीके से पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। खाद बनाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही है। जहाँ पर एक तरफ केमिकल की खेती कर के लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं आज जैविक खेती के साथ लोगों की हेल्थ को सुधारने का एक छोटा सा प्रयास है जो इन्होंने बहुत साल पहले शुरू किया था और कहीं ना कहीं सफलता बिल्कुल मिल भी रही है। तो चलिए और चीज़ें देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नींबू जो है, बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। पानी की व्यवस्था, इसके बारे में थोड़ा बताइए, पानी कहाँ से आता है और कहाँ कैसे आप सप्लाई करते हैं ये पानी का? देखिए ये जो पानी अभी आ रहा है, हाँ। ये पानी पड़ोस में हमारे ताऊ जी का खेत है, हम्म। तो उनके घर पे पानी भरते हैं वो मोटर के द्वारा। तो उनका जो एक्स्ट्रा पानी है, मतलब मैं पानी के लिए बहुत सोचता हूँ कि पानी को व्यर्थ ना बहाया जाए, तो उसके लिए मैंने ये निजी पाइपलाइन अपने यहाँ से वहाँ तक डाल रखी है। अच्छा। भाई आप घर पे जब तक पानी भरो तो आपका पानी उधर जा रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी है वो नाले में ना बहे। अच्छा। इस कारण मैंने ये ला के इसको यहाँ पे स्टोरेज कर रहे हैं कि कम से कम ये बह के नहीं जाएगा, किसी न किसी रूप में अपने काम आएगा या और किसी के काम आएगा। अच्छा, ये क्या है, ये जो आपने ऊपर बना रखा है? ये जो है पुराने समय में, हाँ। इसको भंवरा बोलते हैं। हाँ। इस पे रस्सी डलती है बीच में, रस्सी डाल के इसमें पहले पानी निकाला जाता था बाल्टियों से। अच्छा, जैसे कुएं से निकाला कुएं से। जाता है। पुराने समय में जब ये इलेक्ट्रिक व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय पे यहाँ पे चड़स चलती थी, मतलब वो एक चमड़े का जो पानी भर के आता था नीचे से, बेल द्वारा खींचा जाता था। अच्छा। तो इस पे रस्सी चलती थी, बेल उधर खींच के ले जाते थे, वो पानी नीचे से आता था चमड़े के, उसमें उसको क्या छाल वगैरह बोलते हैं, मुझे पता भी नहीं है। वो यहाँ आके तो उस पानी को डंप करती थी यहाँ पे, वो पानी फिर इस पत्थर के पाटों के द्वारा खेतों में जाता था। ये कितना साल पुराना है ये तो मतलब मान के चलो अब 400-500 साल पुराना सिस्टम है। अच्छा, नहीं आपने ये जो बना रखा है इसकी बात कर रही हूँ मैं। व्यवस्था तो जब ये इसके जो खड़े हैं लकड़ी के जी, जब ये लकड़ी सड़ने लगती है तो हम इसको पुनः मतलब अच्छे से दूसरे बना के लेबर से बनवा के और फिर से इसको इस सिस्टम को वापस खड़ा कर देते हैं। अच्छा, ताकि ये पुरानी व्यवस्था जो है बनी रहे। यहाँ पे कितना पानी स्टोर हो जाता है? यहाँ पे तो ये बावड़ी है लगभग 100 फीट गहरी है। ओके। तो इसमें अभी जो ये अपना सीजन है रबी का, रबी के सीजन तक हमें कोई पानी की परेशानी नहीं होती है। इस बावड़ी से पूरा पानी हमें मिल जाता है। ओके, आप इधर दिखाइए कितना गहरा है ये, नीचे जाने का है क्या? पुरानी बावड़ी है, हाँ। बना हुआ होता। अच्छा, 500 साल पुरानी है, ये ज़्यादा ही होगी। ज़्यादा ही होगी। लगभग कितने साल पुरानी होगी ये? अब मैं इसका परफेक्ट तो बता नहीं सकता। लगभग लेकिन कितना हो सकता है? ये जो मंदिर बना हुआ है, अच्छा, इस पे 4 पीढ़ियों के नाम लिखे हुए हैं। ओके। आपके ही परिवार के लोगों ने बनवाया था ये मंदिर? ये यहाँ पे ये जो मंदिर है ये सबसे पुराना है। अच्छा। ये तो मंदिर जो है मैंने मतलब मैं समझदार हो गया था, मेरी शादी का समय था, उस समय इसको बनाया था। लेकिन यहाँ जो ये पत्थर लगा हुआ है ये बहुत पुराने समय का लगा हुआ है। ये लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः, और मोजा, मतलब गांव को मोजा बोलते हैं। अच्छा, ये मोजा उमरिया खुर्द पटेल पदम सिंह के बेटा, ओंकार सिंह के बेटा, बोंदर जी के बेटा अंबाराम जी पटेल, मतलब ये 4 पीढ़ियों के नाम तो इस पे लिखे हुए हैं। अच्छा। और ये जो अंबाराम जी हैं ये मेरे नाना जी। ओके, तो मतलब ये मंदिर भी बहुत साल पुराना है। मतलब अगर इनकी एवरेज आयु अपन 100 वर्ष भी जोड़ें तो 400 साल तो इसको मान सकते हैं आप।
अच्छा, इधर बेर भी लगे हुए हैं। हाँ, ये बेर है, फिर ये सीताफल है। तो ये आपने लगाया है ये खुद से? नहीं, ये लगाया हुआ है, वो खुद से जो उगाया हुआ है। हाँ। मतलब हालांकि उसको भी उगाया ही है अपन ने। अच्छा। तो वो है, ये लगाया हुआ है। ओके। ये सुरजने का वापस आ गया इधर। बेर का सीजन तो आ गया, इसमें अभी बेर क्यों नहीं लगे? नहीं, बेर शायद ये वाले में लगना चालू अलग होगा। प्रकार के बेर नहीं, आप होते ये इधर देखो आप। मम नहीं, बड़ा हो जाएगा, ये इतना बड़ा हुआ है। अच्छा। अभी तो ये लगना चालू ही हुआ है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं 1 साल छोड़ के फल देते हैं। नहीं, ये तो हर साल आता है, बेर तो हर हाँ, साल ही ये आता है। आम में आती है दिक्कत एक साल। तो इनके लिए तो आपको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती नहीं, होगी। इनको कोई इतना देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। हम मुंबई पे रहते थे तो एक जाम 1 साल छोटा आता था, 1 साल बड़े जाम हाँ। आते थे। एक चल। बेर वो उधर भी है, वो उसके बेर इतने शानदार हैं। ये मतलब वो खाने में अच्छे मीठे हैं। हाँ, ये मीठा नीम है, कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं। तो इसमें भी जो आप खाद वगैरह डालते हैं वो ऑर्गेनिक कोई रहता है? आवश्यकता नहीं, खाद इसमें की। कुछ नहीं डालते? कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं, इसको केवल पानी लगता है। अच्छा। अच्छा। आइए। दिख रहा है आपको, कब लगभग 40 फीट पानी भरा हुआ है। अच्छा। 40 से 50 फीट के लगभग भरा हुआ है। बहुत सही है। पानी कितना साफ है। एकदम क्लीन समुद्र जैसा। इतना साफ कैसे रह सकता है इसमें गिरता है तो? अरे इसका पानी बहुत है, क्योंकि रोज ये पानी जो है अपन इसको निकालते ही है ना। अच्छा, सिंचाई के लिए। मेरा ही काम नहीं है। तो ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये कोने पे, हाँ। ये अपने मकान की छत है 3000 स्क्वायर फीट। ओके। उसका बारिश का सारा पानी यहीं स्टोर है। ओके। यही आप बता रहे थे, इसी से निकालते हैं क्या पानी? ये जो है? ये जो पाइप है, ओके। ये मोटर लगी हुई है अंदर, पनडुब्बी बोलते हैं जिनको, अंदर पानी के अंदर ही रहती है वो। उसके माध्यम से ये पानी लाइनों के द्वारा ऊपर जाता है। अच्छा। तो बारिश की आओ भी आती है नहीं, फिर। बारिश में भी ये यहाँ तक भर गई थी। ये जो कबूतर का घर है ना नीचे वाला, हाँ। यहाँ तक भर गई थी। तो ये जो पानी आता है सिर्फ वहीं से आता है और कहीं से भी आता है? और कहीं से नहीं आता है। ये मैंने बताया ना आपको, ये पानी वो व्यर्थ में नाले में बहा रहे थे। मतलब उनका बहाने का रीजन नहीं है बहाना, पर उनके घर पे पानी जाता जब तक वो उस पानी को कहाँ ले जाए, एक्स्ट्रा पानी उसको कहाँ ले जाए। इसलिए अपन ने ये पाइप लगा के कि भाई आप अपने घर पे पानी भरो, पानी का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। हाँ, सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए ये पानी यहाँ आ जाता है। तो बाकायदा आपको इन सारे घरों में कबूतरें बैठी रहती हैं। मतलब कहा जाए तो कबूतरों का घर है वो? कबूतरों के घर ही है, वो पुरानी परंपरा है। देखो आप, इनने भी बावड़ी बनवाई, हाँ। इनने पूरे कबूतरों के लिए ये घर बना के रखे हैं। अच्छा। ओ यार। यहाँ तो सर वो भी होंगे, इसमें तो मछली थी। नहीं, मछली इसमें नहीं। मछली इसमें अपन क्या है कि वो पानी जब गर्मी में जाके सूखता है ना, तो फिर मोटरों में मछलियाँ फंस जाती है अपने वजन में। हाँ, ये जो रस्सी है ना, हाँ। इसके ऊपर एक पनडुब्बी जो मोटर आती है, ओपन वेल जिसको बोलते हैं, वो पानी के अंदर रहती है। अब जैसे मोटर में कोई खराबी आ गई, यदि उसको अपने को निकालना है, रस्सी कैसे? तो हम क्या करते हैं, इसमें रस्सी बंधी हुई है, उस कोने पे बाहर अपना ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर में हम उसको रस्सी को बांधते हैं, ट्रैक्टर आगे बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक मोटर ऊपर आने लगती है। यहाँ लाके इसके बराबर लाके मोटर को यहाँ खींच लेते हैं, उसको पाइप से निकाल के फिर रिपेयर करवाते हैं। तो रस्सी से ये सुविधा है। अब बोरिंग में तो क्या है, वो मोटर मशीन आती है पाइप खोलने वाली और पूरा निकालने वाली। अब यहाँ पे अपन मशीन लगा नहीं सकते, इसलिए ये रस्सी वाला सिस्टम अपन ने किया। चलो अब यहाँ पे बंधी है दो तो, हाँ। और बाकी वो अपने उधर भी बंधी हुई है। तो ये बछड़े यहाँ बंधे हुए हैं। अच्छा, ये जो बेर है ना, ये बेर बहुत शानदार, ये वाले लंबे वाले बेर हैं ये? लंबे वाले हैं थोड़े।
खाने में बहुत टेस्टी है ये। हाँ अब लग रहे हैं देखो ये, हाँ। मतलब तोते इतने खाते हैं। वो देखो गिलहरी खाना चालू कर दिया उसने, वो बच्चे ही खाएगी वो। है यार। वहाँ बैठी है, हाँ वो बैठी हुई, मतलब ये चीज़ है वो कि खा रही देखो, वो 2 गिलहरी बैठी, वो एक ऊपर खा रही है, एक वो नीचे खा रही है। और भी होगी मेरे साथ। ये जो देखो कच्चे नीचे जो गिर रहे हैं ना, ये वही खा ये गिरा है। ये गिरा रहे। ये चीज़ है कि ऑर्गेनिक है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर पशु पक्षी बिल्कुल बिल्कुल। अरे सीताफल भी इतने खाते हैं पक्षी, पूछो मत। फिर आपका ये बेल का पेड़, बेलपत्र। तो यहाँ जैसे कि आप बहुत टाइम से, इधर देखो वो लगा हुआ वहाँ पे, हाँ हो रही है। ये बड़ा वाला बेल है। लगा हुआ है बेल। हाँ वो लगा हुआ सामने वहाँ, हम्म। इतना अच्छा साइज है उसका, बड़ा वाला बेल। हमारे यहाँ पे बेल का शरबत बहुत पीते हैं, हाँ, यूपी गर्मी साइड में। पीते हैं ना, गर्मी में ठंडा रहता है बहुत। ठंड में ये सीजन में पी लो तो सर्दी हो जाए। चलो आओ, ये केचुए का बोल रहे थे ना। आ जाओ भैया। अब ये देखो, ये जितना गोबर था ना, हाँ इसको लगभग केचुए खाद के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। अभी इतनी अच्छा। भुरभुरी खाद देखो। दिखाओ। इसमें सारे केचुए ही हैं। ये केचुआ अभी मतलब ये खाद है, इधर ये निकाल दी है। केचुआ आपको इधर मिलेगा। तो ये पूरा खाद बना कर बन रहा है ये। ये केचुआ, ये केचुआ, ये केचुआ। अब देखो ना, इसकी खाद को देखो आप हाथ में ले, कितना मतलब वजन कितना हल्का हो गया, चाय पत्ती जैसा। ये केचुए के कारण, ये केचुए का कारण। जितने खाद बनेंगे, यही खाद आप मार्केट में लेने जाओ तो मिलावट वाली है। अरे मिट्टी मिला देते हैं, पानी हाँ। पानी से उसका वजन बढ़ा वजन देते बढ़ा हैं। देते हैं। पानी डाल के आप पैक कर दो पॉलीथीन से, उसका पानी उड़ना ही नहीं है, वजन हो गया उसमें। तो ये पूरे एरिया में केचुए हैं ये क्या? पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरे में केचुए हैं। यहाँ से उस कोने से लेके यहाँ से वहाँ तक पूरे में केचुए हैं इसमें। कितना टाइम लगता है ये पूरा खाद बनने में? ये तो जैसे गर्मी के बाद में, जैसे अपन एक बार जब उठा लेते हैं इसको, उसके बाद गर्मी मतलब हम इसको ये वाले खाद को तो क्या अभी इसकी काम चलेगा, इसको ऊपर से निकाल के बोरियां भर के रख लेंगे हम। ये पूरा अपना गर्मी मतलब बारिश के पहले इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। अच्छा। हाँ, वो दूसरा ढेर लगा के केचुए जो निकलेंगे वो उसमें छोड़ देंगे, तो ये उसमें खाते रहेंगे। फिर इसका पूरा सारा सुराई करके छनाई वनाई करके इसको भर लेंगे। जिसमें केचुआ पालन भी हो जाता है। हाँ, नहीं अब तो क्या है, अपने को इतना लंबा समय हो गया है, तो अपने जो देसी केचुए हैं ना, इस खाद की अपने को ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये मेजर केचुए का है। लेकिन अपने जो देसी केचुए हैं, उनका मेन काम ये होता है कि वो लगभग 6 से 8 फीट उनका अप डाउन करते हैं पर डे। अच्छा। केचुए जो अपने देसी है, हालांकि ये जो केचुए हैं ये अफ्रीकन केचुए हैं। तो आप लाते कहाँ से हैं इनको? ये तो शुरुआत में एक बार लाना पड़ते हैं, 1-8 किलो ले आए, उसके बाद लाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कहाँ से लेके आते हैं फिर भी? ये मैं कस्तूरबा गांव से लेके आया था। अच्छा। तो उसके बाद क्या है कि ये जो केचुए हैं, इनका तो काम है केवल खाद बनाना, लेकिन अपने जो देसी केचुए हैं उनका जो पैटर्न है वो थोड़ा मतलब उनकी हार्ड वर्किंग है। अपने जो लोकल जो जिसको बोलते हैं ना कि उनका मिट्टी खाने का काम ज़्यादा है। ओके। तो वो 8 फीट तक गहराई में जाते हैं और जितने ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, 16 सूक्ष्म प्रकार के तत्व, उनको मतलब ग्रहण करते हैं और उनकी आदत होती है वो बीट ऊपर आगे करते हैं। मतलब जो खाद है पौधों को वो ऊपर लाके पौधे के पास छोड़ते हैं, जैसा अपन यहाँ देख रहे हैं। हाँ हाँ। केचुए का काम क्या है, वो अंदर खाने जाएगा, लेकिन जब बीट करेगा तो ऊपर आके करेगा। अच्छा। वो फिर अंदर चले जाएगा। तो उनका मेन जो 16 सूक्ष्म तत्व है, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो 16 सूक्ष्म तत्व ऑटोमेटिक केचुआ ला के पौधे को ग्रहण करवाता है। लेकिन हम किसानों की नासमझी के कारण हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और यूरिया जो है, यूरिया और आपका खरपतवार, ये केचुए के दुश्मन है। आपने यदि एक यूरिया का दाना यहाँ डाला तो 1 फीट के सर्कल में अगर केचुआ होगा तो वो उसके शरीर में छेद होगा और वो केचुआ मर जाएगा। ये आपको देख के बहुत सारे लोग प्रेरित भी हुए होंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे? नहीं, बिल्कुल पड़ा है।
बहुत सारे ऐसे अपने मित्र हैं, जैसे सनाउदिया में है, एक सिमरोल के हैं, एक सोनगुराड़िया के हैं, या अन्य दूसरे देपालपुर में है, सांवेर में है। जितने भी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको पता है, जिन्होंने यहाँ आके देखा है प्रत्यक्ष रूप से, तो उन्होंने भी इस चीज़ को ग्रहण किया और उन्होंने भी चालू कर दिया है। अच्छा। अब आप देखते हैं जैविक महोत्सव में अपने इंदौर के भी कितने किसान जो है सब्जियां ले लेके आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने जो सब्जियों के बाज़ार की व्यवस्था करी है, अब मैं अकेला नहीं रहा, बहुत से किसान जो है इस ओर अग्रसर हैं। जी। अभी आप कीटनाशक वगैरह भी बनाते हैं, तो ये कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी हमें दिखाइए। बनाते हैं, आइए वो भी दिखाता हूँ। जी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ये ऑर्गेनिक जो सब्जियां होती है महंगी क्यों होती है इतनी? देखिए, इसका मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न है जी, वो ये है कि जितनी भी अन्य चीज़ें, जैसे लोग बाग जो केमिकल वाले हैं वो आलू लगाते हैं या अन्य चीज़ें लगाते हैं, तो उसमें चारा मार दवाई का उपयोग होता है और वो बहुत कम पैसे में उनकी जो है निंदाई का खर्च बच जाता है। जी। लेकिन जब हम सब्जियां करते हैं तो ऐसे कोई केमिकल नहीं है जो सब्जियों में हम यूज़ कर सकें, क्योंकि अब हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे केंचुए मर जाएंगे। तो उसका ध्यान रखते हुए हमें उस चीज़ के लिए लेबरों की आवश्यकता होती है और लेबर खर्च बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हम सब्जियों की जो कीमत है, क्योंकि जब तक हमको हमारे उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो हम क्यों करेंगे जैविक। तो इसीलिए हमारा जीवन यापन भी हमें करना है और समाज के लोगों को भी अच्छा रखना है। तो ये चीज़ समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई किसान भी हमारे बचे रहें। तो दोनों चीज़ें, दोनों को सोचना है इस ओर, ये मेरा आग्रह है। जी। इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली जैविक सब्जियां रहती है कि उनमें जो वीडिसाइड निकालना है वो लेबर निकालेगी, तो उस कारण वो थोड़ा खर्च उसका बढ़ जाता है। लेकिन ये भी है कि महंगी ज़रूर रहती है, लेकिन हमारा जो हेल्थ होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है इससे। बिल्कुल। मैं एक थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि पुराने लोग एक कहावत कहते थे जी, कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ना, अभी हमने कोरोना काल गया, जी। लोग बाग ऐसे सूटकेस लेके खड़े हैं पैसों के कि भैया मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन नहीं बचा पाए डॉक्टर। तो ऐसा पैसा भी किस काम का कि हम अपनों को ना बचा पाएँ। बिल्कुल। और आने वाली जो भविष्य है, जो हमारी आने वाली मानव एक फसल है, उसका हम रक्षण कैसे कर पाएंगे। तो मेरा तो ये है कि हम जितना भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, प्रकृति को भी नुकसान कर रहे हैं और हमारा जो मानव स्वास्थ्य है, आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, अभी हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में कैसी कैसी बीमारियां लग रही है। उनको जो है हार्ट अटैक आ रहे हैं कम उम्र में, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फिर बीपी हो गया, आपका शुगर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें, किडनी फेलियर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें केमिकल की वजह से ही हो रही है और जितना हम इनका अंधाधुंध उपयोग करेंगे उतना ही हमारी जो मानव रूपी फसल है वो नष्ट होती जाएगी। अगर कहा जाए तो ये जो सारी चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें हमारे लाइफ को कम कर रही हैं। बिल्कुल कर रही है। आज से हम पहले के लोगों को हम देखते थे कि उनकी एक जो सामान्य उम्र होती थी वो एक 100 साल मानी जाती थी। सामान्य उम्र ही नहीं, अगर कहा जाए तो वो हष्ट पुष्ट भी होते थे। 100 वर्ष तक हष्ट पुष्ट रहते थे और हमारे जैसे दादा परदादा उनको हम देखते भी थे, तो कोई 100 साल है, कोई की 105 साल है, कोई की 108 साल उम्र है। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो ये जो सामान्य उम्र का जो रेशो है वो 60 से 70 के बीच में सिमट जाता है। जी। इसमें आपके सीताफल के पत्ते, नीम के पत्ते, करंज के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, ये पूरे गल चुके हैं इसमें। अच्छा। मतलब यदि हम 2 महीने 3 महीने पहले इसको गला देते हैं तो फिर इसको उबालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितने पुराना है? ये लगभग 6 महीने पुराना है। 6 महीने पुराना है। और ये कितना पुराना है? वो अभी 3 महीना पुराना है। अच्छा, छाछ 3 महीने पुराना है और ये जो है, ये जो 5 पत्ती काढ़ा है 6 महीने पुराना है। अच्छा, तो ये किस काम में? ये जो है दोनों कीटनाशक का काम करते हैं। अपन इसको सिंगल यूज़ करेंगे तो ये इसका असर थोड़ा कम रहेगा। यदि हम इसको स्प्रे को और हार्ड बनाना है, मतलब कीड़ों को और ज़्यादा नियंत्रण करना है, तो हम इसके साथ छाछ भी लेंगे और छाछ के साथ में अपना जो गोमूत्र है वो भी लेंगे। तो 5 पत्ती काढ़ा हो गया, छाछ हो गया, प्लस गोमूत्र हो गया। अच्छा, तीनों मिक्स करके? तीनों मिक्स के पावरफुल डोज बन जाता है। पहले स्प्रे में हम एक चीज़ लेंगे, दूसरे स्प्रे में दोनों को प्लस कर लेंगे, तीसरे स्प्रे में तीनों को प्लस कर लेंगे। अच्छा। तो वैसे उसकी पावर भी बढ़ जाती है और कीड़ों का नियंत्रण भी अच्छे से हो जाता है। तो जो कीड़े फसल को खराब कर देते हैं वो कंट्रोल हो जाता है इससे। अब वो वहाँ पे पत्थरों पे निशान लगे हुए हैं। हाँ। वो कहते हैं ना, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान, वो जो कहावत है, वो वहाँ निशान बने हुए हैं उसके रस्सी के। ऐसे बेल आते थे यूँ। अच्छा।
वहाँ तक जाते थे। हाँ। तो पानी वहाँ से ऊपर आके इसके द्वारा यहाँ पे हमने वो सिस्टम बंद कर दिया। ओके। तो पहले यहाँ पे ये जो खेत है, हाँ। इसकी पानी की व्यवस्था यहाँ से थी। ये यहाँ पे जो बंद किया ना हमने, अच्छा, ये सीमेंट यहाँ से जाता था पानी? यहाँ से पाइप लगा के हम ऐसे छोड़ देते थे, तो वो पानी यहाँ से इस खेत में चला जाता था। केवल 2 खेत में पानी जाता था उस समय, पुराने समय में। अच्छा। वो एक व्यवस्था, देख लड्डू हट तो, ये व्यवस्था थी। यहाँ पे एक ऐसे नाला बना हुआ था, छोटा सा, इतना कट, यहाँ से अच्छा। यहाँ तक। ये हमने इसको बंद कर दिया। अच्छा, ये पहले सिंचाई का साधन था पूरा? सिंचाई का साधन था ये। तो यहाँ से पूरी ये मिट्टी की पाल बनी हुई थी ऐसी, ये पत्थर जमे है ना, हाँ। इसके ऊपर मिट्टी थी। तो ये पानी यहाँ से होते हुए अगले वाले खेत में जाता था। तो ऐसे अच्छा। इस प्रकार से चड़स से जो है 2 खेतों में सिंचाई होती थी। तो मतलब आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो खेती का ही रहा है? बिल्कुल। ये जो जितने भी अपन पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। तो इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा है कि आज से करीब 8 साल पहले, मतलब ठंड के समय में ऐसा पाला गिरा था कि लोगों की, जो हमारे आसपास के किसान हैं, उनकी आलू की फसल पूरी जल गई थी, नष्ट हो गई थी। लेकिन इन पेड़ों की बदौलत हमारी आलू की फसल नहीं जली। मतलब फिर जब इसके मैंने अनुसंधान किया या फिर उसके बारे में जानकारी जुटाई, रिसर्च किया आपने? रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि पेड़ों का काम है कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ना जी। तो उसके कारण जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ नहीं पाता है, और जो पाला गिरता है उसको ये मेंटेन कर देते हैं, मतलब उसमें गर्माहट ला देते हैं पेड़। तो उस कारण से हमारी आलू की फसल नहीं जली। तो सबसे बड़ा रोल तो खेती, किसानी और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए जो है, मुझे ये लगता है। जी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये चना चुप रहे हैं। अच्छा, ये कितना टाइम लगता है इसको करने में? इसको टाइम लगता है, ऐसा चुपना में तो थोड़ी देर में चुप जाते, पर फसल आना में टाइम लगता है थोड़ा। कितना टाइम लगता है फसल आने में? इसको लग जाता है 3 महीना। अच्छा, ये जैसे कि यहाँ पे जैविक खेती होती है और केमिकल वाली खेती होती है, तो आपको कौन सी सही लगती है खेती? आपको हमारा लगता है ये जैविक खेती, जैसे हरी सब्जी भाजी हुई, हाँ। कि जैसे जैविक खेती में सब चीज़ में फायदा रहता है हमको। क्या फायदा रहता है, क्या लगता है आपको? जैसे दवा के खाते हैं तो वो जैसे परेशानी रहती, जैविक खाते में खाते हैं तो वो रहता है कि भाई अपन जैविक अनाज खा ही रहे हैं। टेस्ट में क्या डिफरेंस लगता है? सब्जी टेस्ट में ये सब्जी अच्छी लगती। अच्छा, मतलब हाँ, मार्केट के लाते हैं तो उसका स्वाद अलग आते है और इसका अलग रहता है। कितने टाइम से आप कर रहे हैं ये? यहाँ मगर बहुत टाइम है, कम से कम 17-18 साल हो गया। 17-18 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पे जो भी खेती होती है सारी जैविक ही होती है? हाँ, जैविक ही होती है। मेथी, धनिया, पालक, हर सब्जी जैविक ही होती है। अच्छा। अभी जिस तरीके से सरकार किसी भी चीज़ का दाम तय कर देती है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, दाम जो तय होते हैं, मेरे तो सरकार की बहुत सारी एजेंसियां हैं, KVK हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनसे ही उसकी लागत निकल ला लें कि भाई 1 किलो गेहूँ पैदा करने में कितनी लागत लग रही है। जी। लेकिन जो ये समर्थन मूल्य है, इसमें क्या क्या जोड़ा जाता है ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन जो शुरुआती दौर से लेकर आखिरी तक जो भी चीज़ें जोड़ना चाहिए उसमें, एक्चुअली जो किसान अपना 24 घंटे का परिश्रम करते हैं वो तो उसमें जोड़ा ही नहीं जाता है। उसके परिवार के कितने लोग लगे हैं, ये चीज़ को भी उसमें अनदेखा किया जाता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि रेट की। जी। भाई, मैं मेरी फसल कोई भी पैदा कर रहा हूँ तो उस पैदा करने वाली फसल की चीज़ का रेट तो मैं तय करूँगा। आप दुनिया में देख लीजिए, कोई भी यदि कोई चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो उसके रेट जो उत्पादन कर रहा है वही उसके रेट तय कर रहा है। लेकिन किसान के साथ ये कह सकते हैं कि दोगला व्यवहार है कि हम किसान जो है 24 घंटे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका वाजिब दाम हमको मिल नहीं पाता है। ये सारी खेती से आपको प्रॉफिट कितना हो जाता है? थोड़ा पर्सनल हो गया, लेकिन कितना प्रॉफिट हो जाता है? नहीं, देखिए, आज की तारीख में हम प्रॉफिट देखें तो सबसे मेन प्रॉफिट तो मुझे ये है जी। कि जो स्वास्थ्य मेरा है आज,
वो मेरे से बेटर किसी का स्वास्थ्य समझता नहीं हूँ। क्योंकि आपने देखा मतलब मेरे जो बेटी है बेटा है, शादी करके फ्री हो चुका हूँ और नाना बन चुका हूँ। उसके बाद भी मैं ये मतलब शरीर में ना तो बीपी की समस्या है, ना शुगर की समस्या है, ना ही किसी और अन्य प्रकार की कोई समस्या है। तो ये चीज़ें, पहला सुख तो अपने को ये हो गया, मतलब पहला फ़ायदा तो अपने को ये हो गया। तो जो पैसे वाली बात है, तो उसमें भी प्रॉफिटेबल, जैविक करने में मैं प्रॉफिटेबल इसलिए हूँ कि जो भी चीज़ मैं उगा रहा हूँ उसके रेट स्वयं तय करता हूँ, उसकी मार्केटिंग स्वयं करता हूँ, और जो भी व्यक्ति मुझसे जो उत्पाद लेता है वो पूरी तरीके से संतुष्ट भी है। जी, आपको क्या लगता है कि जैविक खेती को सुधारने के लिए, क्योंकि अभी भी लोग जागरूक नहीं है उतने, जी बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, जागरूकता की बात आती है तो जागरूकता केवल एक तरफ से नहीं हो सकती। बिल्कुल, भाई किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा और उपभोक्ता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी। तो मेरा तो सुझाव ये है सरकार से कि भाई जिस प्रकार हम किसानों को बोल रहे हैं कि जैविक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो, तो वैसा ही एक सेशन उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए कि भाई जो किसान जैविक उत्पाद पैदा करेंगे तो उनको लेगा कौन। जी। तो ऐसा मार्केट भी सरकार को दोनों तरफ से तय करना चाहिए, तब जाके ये जैविक खेती जो है सफल होगी। जी, तो अभी हमने जैविक खेती को लेकर बात की और जाना कि आखिरकार खाद कैसे बनता है, कीटनाशक कैसे तैयार किया जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस तरीके से हम केमिकल वाली चीज़ें खा रहे हैं उससे हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और आज के समय में अगर कहा जाए तो लोगों की जो लाइफ है वो केमिकल की चीज़ें खा के वो कम भी हो रही है। तो जैविक खेती को जो इन्होंने बढ़ावा दिया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। लगातार हम ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे और ये ऐसी स्टोरी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद।